CH11 अंश के आगे आया नूर की सच। नूर की बॉडी में इस वक्त अनबियरेबल पेन हो रहा था, पर फिर भी अपने दर्द की चिंता किए बिना ही वो अंश के फार्म हाउस से बाहर निकल चुकी थी और इस वक्त किसी बेजान इंसान की तरह बिना आगे देखे अपनी ही धुन में सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसे तो कुछ होश ही नहीं था, पर इस वक्त सड़क पर से गुजरने वाले सभी लोग नूर को ही देख रहे थे। नूर का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तभी पता नहीं अचानक कहीं से नूर के बिल्कुल आगे एक सफेद रंग की वैन आकर रुकती है और वहां से दो आदमी बाहर आते हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। नूर के आगे अचानक से उस वैन के रुकने से नूर अपनी दुनिया से बाहर आती है और उन दो आदमियों को देखकर डरती है। तभी वो नूर के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ने लगते हैं। तभी नूर डरते हुए उनसे पूछती है, आप लोग कौन हो अंकल और मेरे से क्या चाहिए आपको? तभी एक आदमी नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी ज्यादा बक बक मत कर और चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह इस गाड़ी में बैठ वरना तुझे उठा कर लेके जाएंगे। चल बैठ। इतना कहकर वो आदमी नूर को उस वैन में बिठाने की कोशिश करता है कि तभी नूर उस आदमी के हाथ को काट देती है और फिर उससे कहती है, नूर आप दोनों के साथ क्यों जाएगी? मुझे अपने घर जाना है, आप लोगों के साथ नहीं। तभी दूसरा आदमी अपने पहले साथी से कहता है, ये चूहिया ऐसे नहीं मानेगी, निकाल वो रुमाल और सूंघा साली को वरना ये हमारे हाथ नहीं आएगी। इससे पहले कि नूर वहां से बचकर भागती वो आदमी क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल नूर को सूंघा देता है जिससे नूर बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही वो दोनों नूर को उस वैन के अंदर डालते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अंश का फार्म हाउस। अंश अभी तक सोया था पर नींद में ही उसे बहुत पसीना आ रहा था, यहाँ तक कि अंश नींद में ही बहुत पैनिक होने लगता है और फिर वो कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलता है और एक झटके में बेड पर उठकर बैठते हुए बहुत ही जोर से चीखता है, नूर। इस वक्त अंश की सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था जिसकी आवाज उस सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंश का चेहरा पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था, तो वो अपने चेहरे को अपनी हाथों से कवर करता है और खुद से ही कहता है, गॉड इतना बुरा सपना। अंश का ध्यान अभी भी उसकी बाजू वाली जगह पर नहीं पड़ा था जो अभी पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। तभी अंश अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलता है और आगे देखता है। जैसे ही उसे अपने आगे का नजारा दिखता है वो चौंक जाता है और खुद से कहता है, ये मेरा रूम नहीं है, ये तो मेरे फार्म हाउस। इतना कहते ही वो रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी अंश को वो सब कुछ याद आता है जो उसने नूर के साथ कॉलेज में और फार्म हाउस में किया था। अंश झट से अपनी आंखों को बंद करता है और मन में कहता है, प्लीज इसे मेरा एक डरावना सपना ही रहने दो गॉड। अंश धीरे से अपना सिर घुमाता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए उस तरफ देखता है जहां कल नूर सोई थी। जब अंश की नजर उस तरफ पड़ती है तभी उसकी जान उसके गले में फंस जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश बिना अपनी पलकें झपकाए उस तरफ ही देखता है और फिर कहता है, ये कोई सपना नहीं, एक सच है। मैंने कल सच में नूर के साथ वो सब, छी, कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब उसके साथ कैसे? अपने गुस्से की आग में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने उसके साथ वो सब किया और ये इतना खून। तभी अंश की आंखें लाल हो जाती है और वो अपने हाथों की तरफ देख गुस्से में खुद से कहता है, इन्हीं हाथों से मारा ना मैंने उसे। तभी अंश उस बेड पर से उठता है और फिर बिना किसी देरी के अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर लगे बड़े से मिरर पर मारता है। अंश के एक ही वार से उस मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके कुछ कांच के टुकड़े अंश के दोनों हाथों में घुस जाते हैं, पर इससे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी वो रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, क्यों मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, क्यों? मैंने तो कल अपनी हैवानियत की सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। कितने दर्द में होगी वो बच्ची। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंश तुरंत वहां से उठता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। कल रात को अंश अपने बॉक्सर पर सोया था, पर वो अपने हाथों पर लगी चोटों को वैसे ही छोड़ता है और नीचे हॉल की तरफ भागता है। अंश को ऐसी हालत में देख सर्वेंट्स घबरा जाते हैं और अंश के बाहर जाते ही वहां का एक सर्वेंट राठौड़ विला में फोन करके सब कुछ बता देता है कि कल अंश किस हालत में नूर को फार्म हाउस लेकर आया था और अभी अंश कैसे पागलों की तरह भागते हुए गया है। बाहर आते ही अंश अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी नूर के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाता है। तभी बीच रास्ते में अंश को उसके पर्सनल बॉडीगार्ड अलेक्स का कॉल आता है। तो अंश उसकी गाड़ी में पड़े ईयरपॉड्स लेकर उसे अपने कानों में लगाता है और अपने फोन को उससे कनेक्ट करके अलेक्स से कहता है, हाँ बोलो अलेक्स। तभी अलेक्स उसे कुछ बताता है जिसे सुनकर अंश झट से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, ओके सेंड मी दैट वीडियो नाउ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और खुद से कहता है, अगर अलेक्स जो कुछ भी कह रहा है वो सच हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। पर मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ सच हो जो उसने बताया है, प्लीज गॉड। अंश अपने में ही खोया होता है कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है तो अंश अपना फोन चेक करता है। अंश की फोन में अलेक्स ने एक वीडियो भेजी थी जो 12 साल पहले की थी और ये अलेक्स ने अंश के कहने पर बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, जो भगवान की कृपा से अलेक्स के हाथ लग गई। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अंश वो वीडियो ओपन करता है और जो भी उस वीडियो में देखता है उसे देखने के बाद उसका दिल उसके गले में आता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंश उस वीडियो में देखता है कि नूर जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की बच्ची थी वो सीढ़ियों पर खेल रही थी और कैसे सीमा नूर के पीछे से आती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का ही देने वाली थी कि तभी नूपुर वहां आ जाती है और नूर को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और नूपुर ऊपर की पहली सीढ़ी से लेकर नीचे वाली आखिरी सीढ़ी तक रोल होते जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगती है और खून भी आता है। नूपुर के गिरने की आवाज सुनकर सब लोग वहां आते हैं और नूपुर को ऐसे देख सबकी सांसें थम सी जाती है। अंश दौड़ते हुए नूपुर के पास आता है और देखता है कि नूपुर बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब अमेय नूपुर से उसके गिरने की वजह पूछता है तो वो ऊपर सीमा की तरफ इशारा करती है, जो नूर के साथ अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। नूपुर को अपनी तरफ इशारा करता देख सीमा झट से नूर को अपनी जगह पर खड़ा कर देती है और खुद उसकी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये जगह वाला झोलझाल वो उन सबके देखने से पहले ही करती है तो सबको भी यही लगता है कि नूपुर नूर की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो वही मासूम नूर बस एकटक अपनी मम्मा की तरफ ही देख रही थी, जो उसके पापा अमेय की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नूपुर को नूर की तरफ इशारा करते हुए देख सबको एक बड़ा सा सदमा लगता है और जब वो सब नूपुर की तरफ देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नूपुर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। उस वीडियो में ये भी कैद हुआ था कि कैसे उन सबने मिलकर उस मासूम सी बच्ची को अपनी ही माँ का कातिल बना दिया था, जो कि पूरी तरह से एक झूठ था, जो अभी इस वीडियो ने साबित कर दिया। अंश उस वीडियो में देखता है कि कैसे उसने तभी उस 5 साल की बच्ची को 2 थप्पड़ लगाकर अपने घर से बाहर नहीं निकाला नहीं बल्कि फेंक दिया था, पर वो बच्ची तो एक शब्द भी बोल नहीं रही थी। जब से उसकी मम्मा ने उसके आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था तब से नूर एकदम चुप हो गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद अंश अपना फोन उसकी बाजू वाली सीट पर रखता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपने सिर को पटकते हुए कहता है, क्यों क्यों हम सच नहीं देख पाए?
माँ ने उस सीमा की तरफ इशारा किया था पर उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जगह बदल दी और वहां मेरी बच्ची को खड़े कर दिया। सबने उसे गलत समझा ही, पर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई यार। मैं ये कैसे भूल गया कि जिसे मैं सजा दे रहा हूँ वो मेरी नूर है। मैंने क्या कुछ गलत नहीं किया उस बच्ची के साथ। मैं इतना बुरा तो अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं होता जितना उसके साथ था, क्यों? और वो बच्ची बिना कुछ कहे चुपचाप सब कुछ सहती रही, बिना एक शब्द कहे। कल जो मैंने उसके साथ किया वो तो माफी के भी काबिल नहीं है। ऐसे में किस मुंह से जाऊंगा मैं उसके आगे? पर आई हैव टू गो, पता नहीं कितने दर्द में होगी वो। मैं आ रहा हूँ नूर, बस बी सेफ। इतना कहकर अंश अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। लगभग 40 से 45 मिनट के बाद अंश नूर के अपार्टमेंट के आगे अपनी कार रोकता है और नूर के अपार्टमेंट के ठीक आगे राठौड़ विला था। तो उसी वजह से अंश के जितने भी गार्ड्स थे वो अंश के गाड़ी के पास आते हैं और एक गार्ड अंश के बाहर आने के लिए उसकी कार का दरवाजा खोलता है। अंश जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है ठीक उसी समय वहां अलेक्स आ जाता है। अंश बिना कुछ बोले सीधे नूरे के अपार्टमेंट में भागता है और जब वो अंदर जा रहा था तभी उसे नूर के अपार्टमेंट में जाते हुए ईशान और मायरा देख लेते हैं। तभी मायरा नूर के अपार्टमेंट के एंट्रेंस की तरफ देखते हुए ईशान से पूछती है, अंश भाई इतनी हड़बड़ी में नूर के अपार्टमेंट में क्यों गए हैं इशू, और वो बहुत डरे सहमे भी लग रहे थे ना। तभी ईशान मायरा को जवाब देते हुए उससे कहता है, ये तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा ना मायू, सो लेट्स गो नाउ। इतना कहकर वो भी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नूर का अपार्टमेंट। इधर अंश जब अंदर आता है और दरवाजा खोलता है तो उस वक्त उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो अपार्टमेंट बाहर से दिखने में किसी क्लासी बंगले जैसा लग रहा था वो अंदर से बिल्कुल एक खंडर था। अंदर ना ही कोई बड़ी लाइट थी और ना ही एसी, यहाँ तक कि वहाँ कोई साधारण सा पंखा भी नहीं था। उस बड़े से रूम के एक कोने में जहाँ नूर रहती थी सिर्फ एक छोटी सी कपड़े की गठरी थी और उसके साथ साथ नूर का टफी जो असल में अंश ने ही उसे उसके नूर फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उसके साथ वहाँ एक छोटा सा पानी का मटका था और एक छोटा सा स्टोव था जिस पर नूर अपने लिए मैगी बनाती थी। ये सब देखने के बाद तो अंश के पैरों तले की जमीन ही हिल जाती है।